ऑपरेशन धर्मांतरण की और ऑपरेशन धर्मांतरण को लेकर के जी न्यूज की ऑल इंडिया रिपोर्टिंग। भारत में धर्मांतरण के कितने सेंटर हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक के बाद एक लगातार शहर सामने आते जा रहे हैं। एक के बाद एक कट्टरपंथी साजिशों का अलग अलग शहरों से सामने आना, खुलासा होना लगातार हो रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने का मामला सामने आया, धर्मांतरण का खेल सामने आया। 107 कर्मचारी लगभग काम करते थे, जिसमें कि 7 से 8 कर्मचारियों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और नौकरी के नाम पर। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी ऐसी खबर सामने आई, उसके पहले पंचवटी से सामने आई। नागपुर में भी नासिक फाइल्स को रिपीट किया गया। यवतमाल में बीजेपी नेता का आरोप है कि 34 लड़कियों का जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में एक्टिव हैं। यहां पर मध्य प्रदेश का इंदौर, ये जो आपको सामने आ रहा है, और ये पूरी की पूरी बेल्ट ऐसी है, उत्तर प्रदेश के बहराइच से लेकर महाराष्ट्र के नासिक तक, नागपुर यवतमाल से लेकर इंदौर और मुजफ्फरनगर तक, जहां पर यही खेल चल रहा है। मुजफ्फरनगर में एक हिंदू लड़के को नमाज पढ़ने पर मजबूर किया गया। बहराइच में भी धर्मांतरण का यही चैप्टर सामने आया। लेकिन ये सबसे ज्यादा गैंग एक्टिव है महाराष्ट्र में। एक रिपोर्ट दिखाता हूं मैं आपको, जिसमें धर्मांतरण के खेल का हर एक सच खुलकर आपके सामने आएगा। पहले नासिक कॉर्पोरेट ऑफिस बना धर्मांतरण सेंटर, फिर पंचवटी इंजीनियरिंग कॉलेज बना धर्मांतरण का अड्डा। नागपुर में भी धर्मांतरण का काजी एक्सपोज, और अब यवतमाल 34 लड़कियों से धर्मांतरण की साजिश। देवा भाव के राज में हिंदू बेटियों के साथ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। नासिक से नागपुर, पंचवटी से यवतमाल तक महाराष्ट्र के शहर शहर में धर्मांतरण का जाल बिछा है। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में आए फाजिल काजी नाम के इस शख्स पर आरोप है कि एनजीओ के नाम पर अवैध धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। फाजिल काजी पर लगे आरोपों की बात करें तो दिखावे के लिए फाजिल काजी यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी नाम का एनजीओ चलाता है, लेकिन एनजीओ की आड़ में अवैध धर्मांतरण करा रहा था। इतना ही नहीं, ये महिलाओं को इस्लामिक कपड़े पहनने और इस्लामिक रीति रिवाज का पालन करने पर मजबूर करता था। इस बात की भी जांच की जा रही है कि एनजीओ को कौन और कहां से फंडिंग कर रहा था। पिछले कुछ साल में एनजीओ को कितने पैसे मिले। इस आरोपी के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई लड़कियों ने शिकायत की। मामले की तह तक जाने के लिए फॉरेंसिक लैब की भी मदद ली जाएगी। पुलिस के मुताबिक काजी के खिलाफ यौन शोषण, धमकी, साइबर स्टॉकिंग और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। लड़कियों का कंप्लेंट ये था, उसमें जो कंप्लेनेंट जो फर्स्ट कंप्लेनेंट है, उसके साथ उसने कुछ मोलेस्टेशन वगैरह किया है, विनय भंग किया है। और बाकी जो लड़कियां हैं उनके साथ भी कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में, आप नमाज पढ़ो, आप दुआ मांगो या रोजा पकड़ो, ऐसे कुछ बातें उसने उसके साथ बताया। हालांकि लड़कियां ने वो बातें मानी नहीं, लेकिन ये उनको बताता रहता था। साथ में कुछ लड़कियां इससे जॉब छोड़ के चली गई, कुछ रीजंस की वजह से। कुछ लड़कियां अभी तक काम कर रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागपुर पुलिस के अलावा एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी, क्योंकि ये मामला सिर्फ धार्मिक दबाव तक सीमित नहीं था। आरोप है कि एनजीओ यानी धर्मांतरण सेंटर में काजी हिंदू लड़कियों की निजी जिंदगी में भी दखल देता था। उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाई, यहाँ तक कि महिलाओं की निजी जानकारी जुटाकर उन पर मानसिक दबाव बनाया जाता था। नागपुर ही नहीं, यवतमाल से भी धर्मांतरण के खेल का बड़ा खुलासा हुआ। बीजेपी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रफुल्ल चौहान ने दावा किया कि यवतमाल के रालेगांव, केलापुर, कलंब तालुकों की 34 लड़कियों को कथित तौर पर बेचा गया। सिर्फ राज्य के भीतर ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी लड़कियां बेची गई, उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया। लव जिहादचा एक अँगल आलाय, तर या ऑडिओ क्लिप मध्ये असं लक्षात आलं की मजहर कुरेशी आणि त्याची मिसेस हे दोघं हे पूर्ण सिंडिकेट चालवत आहेत आणि या सिंडिकेटच्या माध्यमातून हिंदू मुलींचं धर्मांतरण करणे आणि त्यांना पुढे वेश्या व्यवसाय करे, अशी शंका यामध्ये उपस्थित होते आहे। बीजेपी ने इस मामले को लव जिहाद से जोड़ते हुए आरोप लगाया
कि इस नेटवर्क के जरिए प्लानिंग के साथ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस आरोप के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सवाल उठ रहे हैं, अगर ये आरोप सही है तो इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी कैसे हुई और प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर आईवेयर कंपनी लेंसकार्ट के इन स्टोर स्टाइल गाइडलाइन, कहा जाए कि कर्मचारियों के लिए लागू किए गए ड्रेस कोड का विवाद लगातार बढ़ रहा है। वो विवाद क्या है? वो विवाद है वहां के कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के, लेंसकार्ट के नियमों को लेकर के। नियमों में क्या है कि कर्मचारी बिंदी या तिलक नहीं लगा पाए और यही अब कंपनी को भारी पड़ रहा है। इस आदेश से हिंदू संगठन खफा है। कहा जा रहा है कि लेंसकार्ट ने गाइडलाइन में हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई, लेकिन हिंदुओं की धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश की। इसी पर विरोध जताने के लिए देश के अलग अलग शहरों में लोग लेंसकार्ट के शोरूम पहुंच रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें लेंसकार्ट के कर्मचारियों को तिलक लगाया जा रहा है, कलावा पहनाया जा रहा है। शोरूम में हंगामे के वक्त जय श्री राम के नारे भी लगाए जा रहे हैं। देश के कई शहरों में लेंसकार्ट के खिलाफ गुस्सा भड़का है। शहर शहर लेंसकार्ट के स्टोर पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, कंपनी के ड्रेस कोड पर आपत्ति जताई। जब मामले ने तूल पकड़ा तो कंपनी ने साफ किया कि कर्मचारी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। ये गुस्सा लेंसकार्ट के ग्रूमिंग पॉलिसी के खिलाफ है। इसमें कर्मचारियों को माथे पर टीका, तिलक लगाने पर रोक लगाई गई है। महिला कर्मचारियों के बिंदी, मंगलसूत्र पर भी मनाही थी। कलावा बांधना और अंगूठी पहनना भी मना था, जबकि महिला मुस्लिम कर्मचारियों को हिजाब पहनने की इजाजत दी गई थी। कंपनी की गाइडलाइन वायरल हुई तो हंगामा मच गया। विवाद बढ़ा तो लेंसकार्ट ने अपनी अपडेट स्टाइल गाइड्स जारी की और उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक भी किया, जिसके बाद जी मीडिया की टीम ग्राउंड पर उतरी, ये जानने के लिए कि क्या अब भी लेंसकार्ट के स्टोर में टीका, तिलक और कलावे पर बैन तो नहीं। सबसे पहले देखिए लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट। भैया गाइडलाइंस आई क्या कि कलावा नहीं पहन सकते, टीका नहीं लगा सकते, ये गाइडलाइन आई क्या आप लोगों के? नहीं मैम, ऐसा हम तो जब से ज्वाइन किए कोई ऐसी गाइडलाइन है नहीं आई है कि कलावा नहीं पहन सकते। टीका अगर ऐसी गाइडलाइन नहीं है तो फिर आपके जो लेंसकार्ट का जो मालिक है उन्होंने माफी क्यों मांगी? मैम इस पे हमें कोई जवाब, हमें पास सवाल नहीं, क्योंकि हम लोग जब से ज्वाइन किए तब से पहनते हैं। आप देख भी सकते हैं हम पहने हुए। आपने पहना हुआ है कलावा? है, आपने हिजाब पहना हुआ है। अब कह रहे हैं कि हिंदू जो एम्प्लॉय होंगी लेकिन वो बिंदी और टीका नहीं लगाएंगे, इसको आप सही ठहराती हैं क्या? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पर। लखनऊ ही नहीं, जी मीडिया की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्टोर में भी पहुंची और जब पड़ताल की तो लखनऊ की तरह भोपाल में काम कर रहे स्टाफ हाथ में कलावा बांधे नजर आए। ऐसा दिशा निर्देश आपको लेंसकार्ट की ओर से दिया गया है कि जो भी यहाँ के कर्मचारी वो तिलक नहीं लगाएंगे, कलावा नहीं लगाएंगे? ऐसा तो नहीं है सर कि नहीं लगा सकते, ऐसा हमें तो कोई निर्देश नहीं दिया। मैं भी हिंदू ही हूँ सर, जैसे मैं अभी टीका तिलक लगा की हूँ, कलावा मैं ना पहना ही है। जैसे मैं अभी मैहर गया था तो वहाँ से पहन गया तो पहना ही रखा है सर मैंने। हाँ, तो ऐसा कोई रोक नहीं? ऐसा तो कोई रोक नहीं है। वहीं दिल्ली में जी मीडिया की टीम जब लेंसकार्ट स्टोर में पहुंची तो स्टाफ कैमरे पर कुछ कहने से बचते नजर आए। टीका नहीं लगा, ऐसा कोई नहीं। हमारी ग्रूमिंग गाइडलाइंस हैं, हमारी ग्रूमिंग गाइडलाइंस के लिए जो भी चीज़ें हैं वो है। बाकी किसी तरह के रिलीजियस या इस तरह की कोई भी चीज़ें हम लोग को अलाउ ऐसा नहीं है कि आप जैसा भी हो वो सारी चीज़ें। फरवरी से पहले था ऐसा? जो पुरानी गाइडलाइंस जो हो सकती थी वो पहले की अगर हो सकती थी उसके बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं है। जाहिर है लेंसकार्ट के स्टोर में हिंदू संगठनों के विरोध का मिला जुला असर दिख रहा है। हालांकि विरोध के बाद लेंसकार्ट कंपनी बैकफुट पर है। कारोबार में नुकसान की आशंका की वजह से अब कंपनी कह रही है कि लेंसकार्ट भारत में भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बना है। लेकिन सनातनी सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर कंपनी मजहबी चश्मे से पॉलिसी क्यों बनाई गई? हिंदू कर्मचारियों को तिलक, बिंदी लगाने, कलावा पहनने पर रोक क्यों लगाई गई? ये वो बड़े सवाल हैं जिसका जवाब लेंसकार्ट के पास फिलहाल नहीं है और यही हिंदू संगठनों के गुस्से की असली वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में वोटिंग से पहले राजनीति का पारा चरम पर है। चुनाव के बीच सीएम ममता बनर्जी ने मशीनरी को चेतावनी दी, चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। अधिकारियों को लेकर दी गई चेतावनी पर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर दबाव बनाया जा रहा है? तो क्या चुनाव से पहले बंगाल में डर और दबाव की राजनीति हावी हो रही है?
बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले ममता बनर्जी डायरेक्ट वार्निंग दे रही हैं। तुम्हारे सब इतिहास हमरा जानी। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को धमकी दे रही हैं। तुमरा कोथाय चाकरी करो हमरा सब जानी। और ये सब कुछ हो रहा है सरेआम चुनावी रैलियों से, जहां ममता बनर्जी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनावी तैयारी में तैनात अफसरों पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं और बीजेपी का नाम लेकर सीधे सीधे बदले वाला बयान दे रही हैं। एजेंटদের अरेस्ट करो, रेड करो। আমি তাদের বলি তোমাদের সব ইতিহাস আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকটা নাম, তোমাদের প্রত্যেকটা ঠিকানা, তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। বিজেপি কাল থাকবে না, তখন বুঝে নিও নিরপেক্ষভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে। सूबे की मुखिया जब सरकारी अधिकारियों को ही धमकी देंगी तो भला आम पब्लिक की क्या मिसाल। ममता की धमकी के बाद उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सुना जा सकता है कि बंगाल के वोटर को साफ साफ कहा जा रहा है कि टीएमसी को ही वोट देना होगा। ईवीएम में कौन सा बटन दबाएंगे ये पता चल जाएगा। बंगाल की सीएम दीदी और टीएमसी के धमकीबाजों का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या ममता बनर्जी बंगाल को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहती है। काली माता को तुम प्रिजन वैन में बैठा देते हो, सरस्वती पूजा करने में हाईकोर्ट जाना पड़ता अनुमति लेने के लिए, और 3 साल से रामनवमी का जुलूस में झमेला होता, तो ये सब कितना दिन बर्दाश्त करेंगे? क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? ये हिंदुस्तान है। हालांकि 2026 विधानसभा चुनाव में पहली बार नहीं है कि ममता ने चुनावी प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को धमकी दी है। मार्च में ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी पर बंगाल के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया था और सवाल किया था कि क्या आयोग के अधिकारी मई के बाद भी अपनी कुर्सी पर रहेंगे। पिछले महीने ही चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के कई सीनियर अफसरों के तबादले करने पर ममता भड़क गई थी। ममता बनर्जी ने इसे अघोषित राष्ट्रपति शासन बताया और इसके लिए बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया। और अब जबकि बंगाल में वोटिंग शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, ममता और उनके सिपाही सलाहरों की जुबान आग उगल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त है चुनावी दूरबीन का, जो आज पहुंची है नॉर्थ 24 परगना के कमार हाटी सीट पर। इलाका कभी सीपीएम का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 1-2 दशकों में टीएमसी ने यहां अपनी पकड़ को मजबूत किया है। टीएमसी की ओर से मौजूदा विधायक मदन मित्रा चुनावी मैदान में, तो बीजेपी की तरफ से अरूप चौधरी चुनावी मैदान में। इस बार का माहौल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं? हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जब पहुंचे चुनावी दूरबीन के साथ वहां, तो देखिए क्या सामने आया। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काजेर मानुष, काचेर मानुष, अरूप चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काजेर मानुष, काचेर मानुष, अरूप चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमराटी से बीजेपी के उम्मीदवार अरूप चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, जी न्यूज़ की दूरबीन में तैयार हैं देखने के लिए? हाँ, तैयार है हम। मुझे इसमें देखिए दूरबीन और बताइए बंगाल में ममता का क्या माहौल दिख रहा है? जाने वाला है अभी जाने वाला है। 4 तारीख चला गया। किधर चला गया? बंगोपसागर में चला गया। ये जो कटमनी का खेल है, ये कौन खेलता है? आप लोग खेलते हैं या और कोई खेलता है? नहीं, ये तो काटमानी और तृणमूल एक ही है। हम देख रहे, देखिए से माल तुल रहा है। हाँ, लोगों को काम मिल रहा है काम? नहीं, मिल रहा है। काम कहाँ चला गया? काम फैक्ट्री कहाँ चली गई भाई? युवा का सब लोग बाहर स्टेट दिखाई दे रहा है हमको। मदन मित्रा कह रहा है मैंने बहुत काम किया है, बहुत विकास। कोई विकास नहीं, खुद का विकास किया है, उसका फैमिली का विकास किया है। चुनाव है कि कुछ और है? कुछ लोग कह रहे हैं महाभारत हो रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है।
धर्म का जीत होगा, अधर्म चला जाएगा। वाले कहाँ जा रहे हैं 4 तारीख के बाद? 4 तारीख वाला हम लोग देख रहे हैं जे कोर्ट में नहीं, हम देख रहे हैं जो ऐसा किया है काटपानी, तो तिहाड़ जेल दिखाई दे रहा है हमको। एक गाना गा दीजिए, चलते चलते दूरबीन में देख के बताइए। चलो शुरू करते हैं। चलते रे दिल कहना कभी अलविदा ना कहना। चलिए चलते हैं मदन मित्रा के पास और जानते हैं कि विकास में क्यों ब्रेकर बन गए। मदन मित्रा इस वक्त जी न्यूज की दूरबीन पर मौजूद है, प्रचार के लिए निकले हैं और कैसे गेटअप में निकले हैं देख लीजिए, आपको ये तस्वीरें नजर आएंगी। मुस्कुरा रहे हैं और ऊपर मुकुट है, लेकिन भैया वोट मांगने की बहुत बेताबी है आपको। देखिए, आप मुकुट जिसको बोला है, हाँ। हम उसको ताज कहेंगे। ताज, ये ताज है कि बंगाल का ताज 4 तारीख के बाद किसके सर पे दिख रहा है? एकदम क्लियर। एक ही पिक्चर आ रहा है। कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, बस ठीक से सेट करके देखिए, शुभेंदु तो नहीं दिख रहा है। नहीं, एकदम ममता दीदी जा रहे हैं पैदल में, और पैदल में 10 लाख लोग आदमी जनता लेके जा रहे हैं नवान्नों में 4थी बार। शुभेंदु नहीं, बहुत दिखाई नहीं जाता है। किधर गया? उड़ गया, ऊपर चला गया। लोग कह रहे हैं कि भाई बंगाल में डेवलपमेंट नहीं हुआ, बीजेपी आरोप लगा रही है। हम तो इतना डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, बाप रे, बिना दूरबीन से देख रहे हैं, दूरबीन लगाकर देख रहे हैं। हॉस्पिटल हुआ, कॉलेज हुआ, बड़ा इंडस्ट्री हुआ, क्या नहीं हुआ। सबसे बड़ा इतना पैकेज, इतना स्टाइपेंड घर घर में पहुंच जाते हैं, पैसा सबको पैसा मिलते हैं। इसमें देखिए बीजेपी का रामराज तो नहीं दिख गया आपको? नहीं, ये हमारा आते हैं, रामराज तो नहीं आता है, बल्कि हमारा आंखों में जो आते हैं वो राम सीता की एक साथ एक तो फोटो आते हैं, सामने हनुमान जी बैठे हैं। पवन पुत्र महाबलदाई, संतान के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिर सुधी लाए। ज्यादा मत बोलिए, हनुमान चालीसा मत पढ़िए, मुसलमान खिसक जाएंगे। नहीं, देखिए हमारा जो मुसलमान है ना बंगाल का, वो इतना भद्रो है, इतना धार्मिक है। हम जब मुसलमान को घर में जाते हैं, हम सबसे पहले शुरू करते हैं राम सीता की वचन लेके। मैंने सुना गाना बहुत अच्छा गाते हैं आप। मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, मैं कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं गधा, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं गधा। नेताजी के बाद भैया बारी है जनता की, और जनता कमराटी की। कमर पकड़े या फिर हाथ पे हाथ रखे बैठे, ये जनता है, ये देख लीजिए। दादा राम राम। राम राम। कैसे हैं? अच्छा, दुआ सलाम। सब ठीक है? दादा ये बताइए, कमराटी का विकास दिख रहा है क्या इसमें? देखिए, हाँ, विकास दिखता है। कितना विकास दिख रहा है? एकदम पूरा विकास दिखता है। मोदी ने किया है कि ममता ने? मोदी ने। हाँ। अरे ममता की सरकार है। हम देख रहे हैं दीदी अब 4 तारीख के बाद बांग्लादेश में बॉर्डर पार करी है। बाबरी बन रही है बंगाल में। नहीं। बाबरी बस देंगे। राम मंदिर बना, रामी मंदिर बनेगा यहाँ, बाबरी का कोई सीमा नहीं। बाबरी यहाँ का है नहीं, बाबरी रहेंगे। आप देखिए चश्मे वाले भैया, जरा चश्मा हटा दो। बोलिए। मुख्यमंत्री हाउस का रंग कैसा दिख रहा है भैया? पूरा भगवा दिख रहा है मेरे को। पूरा तो नहीं जमी कुर्सी पे। नहीं, ममता नहीं आएगा। या खेला किसका हो रहा है दादा? खेला खाएंगे और खेला किसका? बीजेपी का हो रहा है, बीजेपी का खेला हो रहा है। खेला मतलब जाना और आना। ममता आ रही है, ममता जा रही है। देखिए बताइए, बंगाल में कितने सेफ हैं आप? सेफ तो बहुत है। रोजगार मिल रहा है क्या? रोजगार मिल तो रहा है। बंगाल में कितना डेवलपमेंट दिख रहा है आपको? पूरा बंगाल में 2011 साल के बाद जो दिख रहा है,
चारों तरफ इंडस्ट्री दिख रहा है, शांति श्रृंखला या उसका डेमोक्रेसी दिख रहा है, महिला का सुरक्षा दिख रहा है। क्या कह रहे हैं? कुछ दिख नहीं रहा है, ये सब गया, वो तो गया, दीदी तो गया। बंगाल में क्या ममता है मोदी? मोदी बीजेपी सरकार। ये वोटर है, कह रहे हैं इस बार बंगाल के विकास पर मोहर लगाएंगे और मुझसे कह रहे हैं भैया कुछ समय बाद आना, हम आपको बताएंगे बंगाल में विकास कैसा होता है। देख, लोग तो नाराज हैं, लोग बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन साइलेंट वोटर चिंतित कर रहा है। बात इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान, जिसने युद्ध में भी भीख मांगने का मौका ढूंढा। दरअसल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दुनिया में जिसे अपना शांति प्रयास बता रहे हैं, सऊदी से तुर्की तक दौड़ लगा रहे हैं, उसकी असली कहानी सामने आ चुकी है। जिसके बाद सवाल ये, क्या पाकिस्तान में वाकई लॉकडाउन लगने वाला? क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का मध्यस्थता का ड्रामा सिर्फ पाकिस्तान के आवाम को गुमराह करने के लिए है? रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक की जो तस्वीरें हैं वो क्या संकेत दे रही हैं? ये फैसला आप खुद कीजिए। शहबाज मुनीर पर बड़ा खुलासा, सामने आ गया असली चेहरा। पीस नहीं, भीख मिशन। पाकिस्तान को अपनी टेंशन। अमेरिका ईरान के बीच फिर एक बार बारूदी विध्वंसक जंग की स्थिति बन गई है। ईरानी शिप पर कब्जे के बाद सीजफायर खतरे में पड़ गया है। बातचीत पर सस्पेंस बना हुआ है। इसके बावजूद पाकिस्तान में बड़ी तैयारी की गई है। रावलपिंडी में 10,000 पुलिस जवान तैनात हो चुके हैं। 600 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। नूर खान एयरबेस और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का इलाका सील है। पंजाब और अतिरिक्त जवान इस्लामाबाद बुलाए गए। सेरेना होटल से गेस्ट भी हटा दिए गए हैं। इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में भारी तैयारी की गई है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि जब बातचीत तय नहीं है तो पाकिस्तान में इतना ड्रामा क्यों चल रहा है? ईरान ने आगे की बातचीत पर अपनी स्थिति साफ नहीं की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को सुरक्षा की चिंता सता रही है। खबर है कि पहले जेडी वेंस तैयार थे, लेकिन सुरक्षा की वजह से प्लान बदल गया। जेडी वेंस के नहीं आने का मतलब यह है कि अमेरिका को भी बातचीत से कोई खास उम्मीद नहीं है। ऐसे में अब सवाल हो चुका है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में लॉकडाउन जैसे हालात बनाकर शहबाज और मुनीर दो फ्रंट पर बड़ा गेम खेल रहे हैं। एक धोखा पाकिस्तान की आवाम से हो रहा है और दूसरा युद्ध के मैदान में खड़े अमेरिका ईरान से। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बदतर हालात हैं। इस्लामाबाद के अलावा कई शहरों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू हैं। जनता त्राही माम कर रही है। मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से ऊर्जा संकट के बीच पाकिस्तानी इस वक्त एक नहीं कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अपनी इसी नाकामी को छुपाने और सत्ता बचाने के लिए शहबाज मुनीर की जोड़ी ने शांति का अभियान शुरू किया, ताकि एक तरफ जनता का ध्यान बटा रहे तो दूसरी ओर नए कर्ज का इंतजाम भी हो जाए। दरअसल युद्ध के बीच में पाकिस्तान को करीब 4.8 अरब डॉलर का कर्ज लौटाना था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में किसी के सामने हाथ फैलाना आसान नहीं था। इसलिए समझौता करवाने के नाम पर शहबाज मुनीर ने बहुत शातिर तरीके से नए कर्ज का इंतजाम किया। एक तरफ सऊदी अरब और कतर को मैनेज किया, दूसरी तरफ ट्रंप को राजी करके आईएमएफ से लोन की नई किस्त पास करवा ली। लेकिन अब शहबाज और मुनीर का सारा तिगड़म फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान फिर एक बार उसी मोड़ पर आकर टकरा गए हैं जहां से जंग शुरू हुई थी। ऐसे में अगर दोबारा आर पार की जंग छिड़ी तो पाकिस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन लग जाएगा। बिना तेल बिना बिजली अंधेरे में आवाम भूख से मरने को मजबूर हो जाएगी। बगावत के हालात बनेंगे और शहबाज मुनीर का शांतिदूत वाला नकाब एक झटके में उतर जाएगा। उधर खाड़ी में हालात तेजी से खराब होते जा रहे हैं। सीज फायर की मियाद पूरी होने से पहले अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए। समुद्र में कार्रवाई, धमकी और बातचीत सब संकेत साफ हैं कि टकराव अब और गहरा सकता है। और सवाल है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर है? 70 घंटे पहले सीज फायर टूटा, खाड़ी में फिर युद्ध छिड़ेगा। 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो रहा है, यानी 48 घंटे बाद अमेरिका ईरान के बीच में समझौते की मोहलत पूरी हो रही है। लेकिन करीब 70 घंटे पहले ही दोनों देश फिर एक बार युद्ध की स्थिति में आ गए हैं। समंदर में अमेरिका की ओर से पहला वार हो चुका है। 20 घंटे से ईरानी शिप एमवी तो उसका अमेरिका की कस्टडी में है। यूएस फोर्सेज ने ओमान की खाड़ी में ईरानी शिप पर कब्जा किया। इस हमले के बाद बातचीत का रास्ता फिर एक बार बंद होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान इस हमले को अपने अपने तरीके से देख रहे हैं।
अमेरिका इसे हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने के जवाब में समुद्री नाकाबंदी का ऑपरेशन बता रहा है, जबकि ईरान के मुताबिक ये संप्रभुता को चुनौती और सीज़फायर का उल्लंघन है। जहां 24 घंटे पहले दूसरे दौर की बातचीत और हॉर्मुज को लेकर भी समाधान की उम्मीद लगाई जा रही थी, वहां अब हालात बदल चुके हैं। फिर एक बार आक्रामक बयानबाजी और धमकियों का दौर शुरू हो चुका है। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी टीम इस्लामाबाद पहुंच रही है। ईरान ने कहा कि अमेरिका की नाकेबंदी के बीच इस बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप ने धमकी दी है कि हमारी डील मंजूर करो वरना सारे पावर प्लांट और पुल उड़ा देंगे। तो ईरान ने कहा है कि जहाज पर कब्जा किया, अब पलटवार के लिए तैयार रहो। अमेरिका ईरान के बीच तनाव सिर्फ हॉर्मुज को ब्लॉक करने या नाकाबंदी का नहीं है, बाकी मुद्दों पर भी समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, लेकिन ईरान ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये ईरान के लिए पवित्र मिट्टी की तरह है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम अनिश्चित काल के लिए रोकेगा। ईरान ने कहा कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है और जारी रहेगा। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी, तो ईरान ने कहा कि नाकेबंदी जारी रही तो दूसरे रास्ते बंद करेंगे। कुल मिलाकर बात उन्हीं मुद्दों पर अटकी है जिनको लेकर इस्लामाबाद में 21 घंटे बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला था। ऐसे में सवाल यही है कि अगर ट्रंप समुद्री नाकेबंदी के प्लान से भी ईरान को झुकाने में कामयाब नहीं हुए तो और ईरान ने फिर अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर एक्टिव कर दिए, तो ये महायुद्ध कहां जाकर रुकेगा? आखिर खाड़ी में युद्ध का नया राउंड कितनी तबाही लेकर आएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका में एक महिला की गिरफ्तारी हुई जो ईरान किया जिसको जासूस माना जा रहा है। अमेरिकी एजेंसी उस महिला से पूछताछ कर रही है, लेकिन महिला का ईरान कनेक्शन क्या है और किस आरोप के तहत उस महिला को गिरफ्तार किया, क्यों उस महिला को खलीफा का लेडी एजेंट कहा जा रहा है, दिखाते हैं। 18 अप्रैल 2026 लॉस एंजलिस, अमेरिका। अमेरिकी जांच एजेंसी ने एयरपोर्ट से इस महिला को गिरफ्तार किया जो लंबे समय से अमेरिका में रह रही थी। ग्रीन कार्ड होल्डर है लेकिन मूल निवासी ईरान की है। नाम शमीम माफी, उम्र 44 साल, आरोप आर्म्स तस्करी का। अमेरिका में शमीम माफी को ईरान सरकार की ओर से हथियार सौदा करने के आरोप में दबोचा गया। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से शमीम तुर्की के लिए फ्लाइट पकड़ने वाली थी, लेकिन तभी FBI ने पूरा खेल बिगाड़ दिया और इस महिला की साजिश बेनकाब कर दी। ईरान और अमेरिकी तनाव के बीच शमीम की गिरफ्तारी काफी अहम मानी जा रही है। शमीम माफी पर आरोप है कि उसने ईरान सरकार की ओर से ड्रोन, बम और लाखों राउंड गोला बारूद का सौदा तय करवाने में मदद की थी। बताया जा रहा है कि हथियार सूडान की सेना के लिए भेजे जाने थे, जहां इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है। जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक शमीम ने 580 करोड़ से ज्यादा के हथियार सौदे करवाए। इसके लिए उसने ओमान की रजिस्टर्ड कंपनी एटलस इंटरनेशनल बिजनेस का इस्तेमाल किया। FBI को चकमा देने के लिए शमीम अपनी कंपनी के सौदों को तुर्की और UAE के रास्तों से घुमाकर अंजाम देती थी। अमेरिकी आरोपों के मुताबिक शमीम ईरान के निर्देश पर भी काम करती थी। उसे ईरान से फंडिंग मिल रही थी और ये सरासर अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन है। कोर्ट में पेश दस्तावेजों के अनुसार फोन रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच शमीम का ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय के साथ सीधा संपर्क था। ऐसे में अब ये मामला अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है। शमीम माफी ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई थी और उन्हीं के निर्देशों पर काम करती थी। ओमानी शेल कंपनी के जरिए हथियारों और कैश मूवमेंट होता था। सूडानी अधिकारियों के साथ ईरान में मीटिंग करवाती। शमीम पर यह भी आरोप है कि वो ईरानी सरकार के कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल पर्सनल फायदे के लिए भी करती थी। अमेरिका में शमीम की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि बिना किसी कानूनी मंजूरी के इतने खतरनाक हथियारों की बिक्री की निगरानी करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कर दिया कि शमीम को इस वजह से गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास अंतर्राष्ट्रीय सौदे करने के लिए कानूनी अनुमति नहीं थी। अब आपको शमीम की लग्जरी लाइफ के बारे में बताते हैं। शमीम माफी अमेरिका में लग्जरी लाइफस्टाइल जीती थी। शमीम की तस्वीरें बता रही हैं कि उसे महंगी कारों का शौक था। शमीम सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव थी। अक्सर अपनी इंटरनेशनल ट्रैवल की तस्वीरें शेयर करती थी। दुबई स्पा, बीच वेकेशन और तुर्की में आर्म सप्लायर ऑफिस में असॉल्ट राइफल्स के साथ उनकी फोटो देखी जा सकती है। शमीम कई बार महंगी मर्सिडीज बेंज रोडस्टर के साथ पोज देती हुई भी दिखी। वो ईरान, तुर्की, ओमान के बीच लगातार यात्राएं करती रही।
ईरानी नागरिक शमी माफी ने साल 2013 में अपना देश छोड़ दिया था। इसके बाद 2016 में अमेरिका की निवासी बन गई और इसी साल उन्हें अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंट यानी ग्रीन कार्ड भी मिला। शमीम अमेरिका में लॉस एंजलिस के ईरानी समुदाय के बीच एक टाउन हाउस में रहती थी। हालांकि कोर्ट में शमीम माफी ने ईरानी इंटेलिजेंस से जुड़ाव से इनकार किया, खुद को निर्दोष बताया। उसका दावा है कि उसने अमेरिकी धरती पर ईरान के लिए कोई जासूसी नहीं की। भले ही शमीम खुद को निर्दोष बता रही हो, लेकिन अगर उन पर आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें 20 साल तक की सजा मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।